तो चलिए आज एक दिन की कहानी देखते हैं। 9 दिसंबर 2025, एक ऐसा दिन जहां अलग अलग हिस्सों में हुई घटनाएं मिलकर भारत की एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। तो ये पहेली है क्या? एक तरफ बैंक अकाउंट, दूसरी तरफ देश की सरहदें। आखिर एक दिन में ऐसा क्या हुआ जिसने भारत के आने वाले कल को एक नई शक्ल दी? चलिए इन सारी कड़ियों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि 9 दिसंबर 2025 को असल में हुआ क्या था। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जो हम सबको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, हमारी जेब। आखिर पैसों के मामले में क्या कुछ चल रहा था? तो सबसे पहली बड़ी खबर आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। उन्होंने अपनी की इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 2025 में ये 5वीं बार हुआ है। कुल मिलाकर 125 बेसिस पॉइंट्स की कमी। मतलब साफ है, कोशिश यही है कि इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट दिया जाए। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब ये है कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ये सब सस्ते हो सकते हैं। और जब लोन सस्ता होगा तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, कंपनियां ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी, और यही तो इकोनॉमी का पहिया घुमाता है ना? एक तरफ तो ये ट्रेडिशनल बैंकिंग की दुनिया चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक और दुनिया तेजी से बढ़ रही थी, क्रिप्टो की दुनिया। एक नई रिपोर्ट ने बताया कि भारत में क्रिप्टो का लेन देन, सुनिए जरा, 1.51 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका था। अच्छा, पैसों की बात हो ही रही है तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करते हैं। एक तरफ है महाराष्ट्र, जो देश के टैक्स में सबसे ज्यादा, मतलब 36% से भी ज्यादा का योगदान दे रहा है, और उसे वापस कितना मिलता है? सिर्फ 6.65%। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को उसके योगदान से कहीं ज्यादा हिस्सा मिलता है। यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की एक बहुत ही पेचीदा हकीकत है। तो ये तो हुई पैसे की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के भविष्य की नींव कैसे रखी जा रही थी। और ये नींव सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी तैयार हो रही थी। जरा सोचिए, अगर आपके घर का लंबा चौड़ा पता एक सिंपल सी यूपीआई आईडी जैसा हो जाए तो सुनने में कमाल लगता है ना? खैर, डाक विभाग कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में था, ध्रुव नाम के एक सिस्टम के साथ। ये वाकई में लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी की दुनिया में एक क्रांति ला सकता है। और ये काम कैसे करेगा? बहुत सिंपल, बस अपना कॉम्प्लेक्स एड्रेस रजिस्टर करो और आपको मिल जाएगा एक यूनिक वर्चुअल एड्रेस। बस इसके बाद चाहे अमेज़न से डिलीवरी हो या कोई सरकारी सर्विस, सब कुछ एकदम सटीक और तेज। तो ये तो हुई डिजिटल इंडिया की बात, लेकिन जमीन पर भी मेक इन इंडिया को एक बड़ा बूस्ट मिल रहा था। टाटा और अमेरिका की बड़ी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन दोनों मिलकर बेंगलोर में C-130J सुपर हर्क्यूलिस के लिए एक मेंटेनेंस फैसिलिटी पर काम शुरू कर चुके थे। ये भारत को ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में एक बहुत जरूरी प्लेयर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम था। ओके, तो इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बाद अब चलते हैं राजनीति के गलियारों में। देखते हैं कि वहां क्या हलचल मची हुई थी। और यहां माहौल काफी गरमाया हुआ था। विपक्षी सांसद मद्रास हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस G.R. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी कर रहे थे। और इस पूरे विवाद की जड़ क्या थी? एक दरगाह के पास कार्तिकेय दीपम जलाने से जुड़ा एक अदालती आदेश। इसी बीच पार्लियामेंट में एक बड़ा ही दिलचस्प बिल पास हुआ, नया हेल्थ एंड सिक्योरिटी बिल। अब पान मसाला बनाने वाली यूनिट्स पर एक नया सेस यानी टैक्स लगेगा। और मजे की बात यह है कि इससे जो भी पैसा आएगा वो सिर्फ 2 ही चीजों पर खर्च होगा, पब्लिक हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी। तो एक तरफ ये गर्मागर्म राजनीतिक बहसें चल रही थीं और वहीं दूसरी तरफ संसद ने बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिए गए हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मनाई। एक मौका था आजादी की लड़ाई में इसकी भूमिका को याद करने का। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का क्या रोल था इस दिन। श्रीलंका में चक्रवात दितवाहा ने काफी तबाही मचाई थी और भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर चलते हुए फौरन मदद का हाथ बढ़ाया। ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया गया और इंडियन नेवी का INS घड़ियाल राहत सामग्री लेकर रवाना हो गया। ये दिखाता है कि भारत इस रीजन में एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका कितनी गंभीरता से निभा रहा है। उधर 23वें भारत रूस समिट में भी एक बड़ा ऐलान हुआ। दोनों देशों ने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट सेट किया, 2030 तक अपने बीच के व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का। ग्लोबल कनेक्शन सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी UNSW बैंगलोर में अपना कैंपस खोलने जा रही थी। और हाँ, टेक्नोलॉजी की बात करें तो IMF की एक रिपोर्ट आई जो एक तरह से रिमाइंडर थी कि AI की रेस में एशिया पैसिफिक में सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे देश अभी भी लीड कर रहे हैं। और अब आखिर में एक बहुत ही जरूरी कहानी। ये कहानी है डेटा की, आंकड़ों की, और इस बात की कि कैसे हम जो मापते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाती है। देखिए, पराली जलाने को लेकर एक बहस छिड़ी। सरकारी दावा क्या था कि आग लगने की घटनाओं की गिनती के हिसाब से पराली जलाना 90% कम हो गया है। जबरदस्त कामयाबी।
लेकिन तभी एक आई फॉरेस्ट नाम की संस्था की स्टडी आई। उन्होंने आग की घटनाओं को नहीं बल्कि कुल कितना एरिया जला उसे नापा और उनके हिसाब से कमी सिर्फ 30% थी। तो सवाल ये उठता है, कहानी कौन सी सच है, 90% वाली या 30% वाली? देखिए, ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। डेटा कहानी कहता है, लेकिन कहानी कौन सी कहलवानी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे माप कैसे रहे हैं, है ना? असली कहानी कई बार उस हेडलाइन नंबर में नहीं, बल्कि उसे निकालने के तरीके में छिपी होती है।